मूवी की शुरुआत में हम समीर देशपांडे नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कोर्ट में एक केस की सुनवाई के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि औरतों की भीड़ मुंह को ढके हुए कोर्ट से बाहर भागती हुई आ रही है। ऑफिसर समीर जब कोर्ट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि हर जगह मिर्ची पाउडर पड़ा हुआ है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोर्ट के बीचों बीच बल्ली चौधरी नाम के आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखने से लग रहा था कि उसे काफी बेरहमी से खून किया गया है। अब तहकीकात के लिए वहां पर पुलिस कमिश्नर आ जाते हैं। वहीं पर मौजूद सब इंस्पेक्टर पाटिल बताता है कि करीब 200 औरतें अचानक से कोर्ट में घुस आई और उन्होंने हम पर मिर्ची पाउडर फेंका। उसके बाद वो वल्ली को मारने लगी। उसे इतना मारा कि उसका उंगलियां गायब है और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट डाला है। अब कमिश्नर कहता है कि ये जो खून हुआ है ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सवाल खड़े कर सकते हैं, इसलिए इस केस को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना ही होगा, वरना डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो सकती है। वो कहता है कि ये मुद्दा जातिवाद भी बन सकता है क्योंकि मारने वाली औरतें राहीनगर की थी और वहाँ पर नीची जात के लोग ही रहते हैं और मरने वाला ऊंची जात का है। इससे पहले कोई मुद्दा बने तुम्हें ये केस खत्म करना ही होगा। अब हम आशा नाम की लड़की को देखते हैं जिससे उसकी माँ कह रही होती है कि वो ये बस्ती छोड़कर वापस शहर चली जाए, पर वो उनकी बातें नहीं सुन रही होती। वो कहती है हमने जो भी किया है वो गलत नहीं है और भागने से कुछ नहीं होने वाला, पुलिस को हमारी बातें सुननी ही पड़ेगी। इसके बाद हम विक्टर डोंगले नाम के आदमी को देखते हैं जो एक रिटायर्ड जज होता है और बहुत ही जाने माने जज रह चुके थे। अब एसआई पाटिल पुलिस फोर्स लेकर राहीनगर पहुंच जाता है और सभी औरतों को इकट्ठा होने को कहता है। वो कहता है कि जिसने भी वल्ली चौधरी को मारा है वो सामने आ जाए तो बाकी लोग बच जाएंगे। वहाँ की औरतें उसे कोई भी जवाब नहीं देती और उसकी कही हुई कोई भी बात नहीं मान रही होती। वही आशा अपने घर से निकलकर पुलिस के सामने जाने लगती है तो उसे उसके माँ और कुछ औरतें रोक देती है, ये कहकर कि तुम्हें अभी इन चीजों से दूर रहना है ताकि तुम बाहर से ही लड़ाई को लड़ सको। एसआई पाटिल बस्ती के औरतों से काफी बुरे तरीके से बात करता है और बस्ती से 5 औरतों को उठाकर लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आशा बस्ती के कुछ लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और औरतों से मिलने की मांग करती है, पर एक पुलिस कांस्टेबल उसे थप्पड़ मारकर बाहर भगाने लगती है। तभी वहां पर एक और लेडी पुलिस आती है और उसे थोड़ा प्यार से समझा बुझाकर वापस भेज देती है। अब हम देखते हैं कि जेल में औरतों को वस्त्रहीन करके बेरहमी से पीटा जा रहा होता है और उनसे पूछताछ की जा रही होती है। अब सीन WRC यानी वुमेन राइट्स कमीशन पर शिफ्ट होता है जहां हम WRC के हेड पूर्णिमा को देखते हैं। उनके पास देशमुख नाम के आदमी का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आपके इलेक्शन टिकट का इंतजाम हो गया है। अभी हाल ही जो नागपुर में औरतों ने जिसका खून किया है उसके बलबूते आप इलेक्शन टिकट ले सकती है, इसलिए आप इस केस के जरिए जो कर सकती है वो करिए। पूर्णिमा अब अपने असिस्टेंट से कहती है कि हमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठानी होगी जिसका काम इस केस के सारे सबूत को इकट्ठा करना होगा और उसे कोर्ट में पेश करके हम उन औरतों की मदद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आशा और बस्ती के बाकी लोग पुलिस स्टेशन के सामने औरतों को छोड़ने की नारे लगा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक नेता टाइप का आदमी आता है और बस्ती के लोगों को अपने लोग बताकर उन्हें सपोर्ट देने की बात करता है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर औरतों की रिहाई के लिए बात करने लगता है। एसीपी देशपांडे कहता है कि तुम अगर बाहर खड़े लोगों के लीडर हो तो तुम्हें ही अरेस्ट करना होगा क्योंकि हमें लीडर की ही तलाश थी। अब ये सुनकर नेताजी डरकर पीछे हट जाता है। आशा जब अपनी बस्ती पहुंचती है तो वहां उमेश नाम के आदमी को देखती है जो पेशे से एक वकील होता है और बस्ती वालों का केस लड़ने के लिए आया होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उमेश आशा का टीचर रह चुका है। आशा की आंखों से पता लगता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार भी हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि पूर्णिमा विक्टर डोंगले से मिलती है क्योंकि वो चाहती थी कि वही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लीड करे। विक्टर साहब पूछते हैं कि इस कमेटी में और कौन कौन है तो पूर्णिमा बताती है कि इस कमेटी में 3 लोग और हैं। पहला है अनवर शेख जो कि एक लॉयर है और वो माइनॉरिटी केसेस को हैंडल करते हैं। दूसरा है अफसरे जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ाते हैं और तीसरी है पूर्वा सहानी जो कि एक सीनियर रिपोर्टर है। हम देखते हैं कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती है
जहाँ विक्टल साहब कहते हैं कि इस ग्रुप का काम सिर्फ केस के फैक्ट्स को ढूंढना और इस केस से जुड़े जो भी दोषी है उसे सिस्टम के सामने लाना है। अब सीन चेंज होकर उमेश को दिखाया जाता है, जहाँ उमेश आशा से पूछता है कि तुम पहले बिना बताए क्यों चली गई थी। आशा कहती है कि मैं नीची जात से हूँ और तुम ऊंचे जात के हो, तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने दूर होना ही सही समझा। उमेश कहता है कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता और मैं उन लोगों के केस लड़ता हूँ जो फीस नहीं दे सकते। अगर समाज को बदलना है तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। ये बात सुनकर आशा के मन में उमेश के लिए फिर से प्यार जगने लग जाता है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बल्ली चौधरी की बॉडी देखने पोस्टमार्टम हाउस जाती है। वह डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इस पर 70 से भी ज्यादा वार किया गया है और कुछ वार ऐसे थे कि इसके हड्डियां भी टूट गई और यहाँ तक कि उसकी प्राइवेट पार्ट भी काट डाला गया। विक्टल साहब नोटिस करते हैं कि रिपोर्ट में से ब्लड रिपोर्ट गायब थी। डॉक्टर घबराते हुए कहता है कि ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल पाया गया, इसलिए वो इस रिपोर्ट में नहीं है। यहाँ इससे ये पता चल रहा था कि बल्ली को जेल में भी दारू मिल रही थी और मरने से पहले उसने दारू पी रखी थी। तो पुलिस की ये गलतियां सामने ना आए इसलिए ब्लड रिपोर्ट गायब कर दी गई थी। अब अनवर शेख विक्टल साहब को बताते हैं कि राही नगर से बल्ली के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद 10 साल तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर हाल ही में एक साथ उसके खिलाफ 40 एफआईआर दर्ज हुई। इसके चलते पुलिस को बल्ली को गिरफ्तार करना ही पड़ा। विक्टल साहब कहते हैं कि अगर हमें इस केस के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना है तो हमें राही नगर के लोगों से पूछताछ करनी होगी, तभी हमें असली मुद्दा पता चल पाएगा। अब अनवर शेख और प्रोफेसर अफसरे बस्ती में जाकर लोगों से पूछताछ करने लग जाते हैं, पर उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा होता। अब हम देखते हैं कि पूर्वा आशा को विक्टल साहब के पास लाई होती है और कहती है कि ये आपसे कुछ बात करना चाहती है। आशा कहती है कि हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है और हमारी बस्ती की औरतों को जेल होने वाली है, तो उनको बचाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओपोनेंट वकील अपनी दलीलें दे रहा होता है कि उन औरतों ने बेरहमी से बल्ली को बीच कोर्ट में मार डाला और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। वो गवाह के तौर पर एसआई पाटिल को कटघरे में बुलाता है। पाटिल बताता है कि जब मैं बल्ली चौधरी को कोर्ट में ले जा रहा था तब वहाँ कोर्ट के बाहर बहुत सी औरतें जमा हो रखी थी। जब हम कोर्ट के अंदर पहुँचे तभी बहुत सारी मुंह ढकी हुई महिलाएं हथियार लेकर अंदर आ गई और बल्ली चौधरी को मारने लगी। वो ये नहीं देख रही थी कि उसे कहाँ चोट लग रही है, बस उसे बेरहमी से मारते जा रही थी। मैंने बल्ली को बचाने की कोशिश भी की पर उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया था। करीब 200 औरतों ने बल्ली को बुरी तरह से मार मारकर उसे वहीं पर मार डाला और उसका अंग भी काट डाला था। अब उमेश पाटिल से सवाल करता है कि आपके पास क्या सबूत है कि इन्हीं 5 महिलाओं ने बल्ली का खून किया है। पाटिल कहता है कि मैंने इन 5 महिलाओं को देखा था और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद राजू नाम के आदमी ने भी देखा था। अब जज सारे लोगों की बातें और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हैं कि ये 5 औरतों ने ही बल्ली को मारा है और इन्हें उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्टल साहब उन औरतों में से एक औरत रुकमनी से मिलने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने बल्ली चौधरी को क्यों मारा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि रुकमनी अपनी बेटी रीतू की बच्ची के साथ घर जा रही होती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और बताती है कि बल्ली चौधरी ने रीतू को रोका था, तो रीतू ने उसको थप्पड़ मार दिया और उसकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन गई है। अब दादी ये सुनकर एकदम डर जाती है और रीतू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि बल्ली चौधरी और उसके चमचे रीतू के पीछे पड़े होते हैं। तभी दादी वहां पहुंच जाती है और रीतू को उससे बचाने की कोशिश करती है, पर बल्ली रीतू को पकड़ लेता है। फिर वो सरेआम पूरे बस्ती वालों के सामने उसका बलात्कार करता है। बल्ली ये दरिंदगी करने के बाद भी नहीं रुकता, वो रीतू को वहीं पर सबके सामने चाकू से मार डालता है और बस्ती वालों से कहता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए जाएगा तो उसका भी यही हाल होगा। अब विक्टल साहब ये सच जानने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। उसे भी जानने के लिए वो बस्ती में जाएंगे। विक्टल साहब अब बस्ती में जाते हैं तो वहाँ उनसे आशा की दोस्त नेहा मिलने के लिए आती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि बल्ली और उसके चमचे लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। बल्ली को रोकने वाला बस्ती में कोई नहीं था क्योंकि वो किसी बड़े नेता के अंडर काम करता था, तो गरीब बस्ती के लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। बल्ली ऐसे ही
किसी भी लड़की को उठा के ले जाता था और उसका रेप करके वापस छोड़ जाता था। नेहा बताती है कि बल्ली ये नियम बना दिया था कि जिस घर में उसकी नजर पड़ जाती थी उस घर से किसी लड़की या औरत को खुद चलकर उसके पास जाना ही पड़ता था। बस्ती के लोग ऐसा करने के लिए मान भी गए थे क्योंकि वो रोज रोज के आतंक से तंग आ गए थे और उन्होंने सोच लिया था कि शायद यही उनका जीवन है। जिस दिन आशा बस्ती में लौटकर वापस आई उस दिन हमारे घर से किसी को बल्ली के पास जाना था। हम देखते हैं कि नेहा की माँ उसे जाने के लिए रोक रही होती है और खुद बल्ली के पास जाने के लिए कह रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से आशा नेहा से मिलने के लिए चली आती है। अब आशा को बस्ती के हालातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो दोनों उसे कुछ बताते भी नहीं है। जब आशा अपने घर चली जाती है तो नेहा बल्ली के पास जाने के लिए निकल जाती है। आशा उसे जाते हुए देख लेती है तो उसे शक हो जाता है कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं तो वो उसका पीछा करने लग जाती है। नेहा एक खंडर जगह पर पहुंच जाती है जहां बल्ली और उसके चमचे बैठे होते हैं। बल्ली नेहा को घसीटते हुए एक रूम के अंदर लेकर चला जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। आशा वहीं पर छुपकर सब देख रही होती है लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि उस समय वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब अगले दिन आशा बल्ली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आई होती है तो इसके लिए नेहा की माँ उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि अब बल्ली हम सबको नहीं छोड़ेगा, वो हम सबको मार डालेगा और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो बोलती है कि यहाँ तुम नई आई हो लेकिन हमारे साथ ये सालों से होता चला आ रहा है तो तुम यहाँ से चली जाओ। आशा उन सब की बातों को नहीं मानती और कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और यहीं रहकर यहाँ हो रहे दरिंदगी को रोकेगी। अब वहाँ पर आशा को ढूंढते हुए बल्ली आ जाता है तो आशा घर में जाकर छुप जाती है। बल्ली घर में जाकर आशा को ढूंढने लगता है तो आशा उसके ऊपर मिर्ची पाउडर डाल देती है फिर उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। अब आशा की ये बहादुरी देखने के बाद बस्ती वालों के अंदर जोश भर आता है और वो भी अब बल्ली और उसके चमचे को मारना शुरू कर देते हैं। आशा बस्ती में एक आशा की नई किरण लेकर आ गई थी। वो सबसे कहती है कि इनके खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी तभी कुछ हो पाएगा, जिस पर सभी बस्ती वाले कंप्लेन करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी दिन 40 एफआईआर एक साथ दर्ज हुई थी और बस्ती में एक नया सवेरा देखने को मिला था लेकिन पुलिस वालों ने बल्ली को सजा देने के लिए अरेस्ट नहीं किया था बल्कि उसे बस्ती वालों से बचाने के लिए अरेस्ट किया था। मतलब पुलिस भी बल्ली के साथ मिला हुआ था। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद विक्टल साहब सोच में पड़ जाते हैं कि ये बस्ती के लोग इतने सालों से नरक में जी रहे थे और उन्हें पूछने वाला और उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि उमेश आशा को बता रहा होता है कि बल्ली के गोडाउन में बड़े बड़े बिल्डर के जो गैर कानूनी काम हो रहे थे उसकी खबर मिल गई है। इसके जरिए हम उन औरतों को छुड़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उमेश से दो लोग मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास और भी सबूत है लेकिन वो बिना अपने फायदे के नहीं देंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी फाइल को जला रहे होते हैं जिस फाइल में उमेश ने सारे सबूत को इकट्ठा करके रखे थे। अब हम देखते हैं कि पूर्णिमा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कहती है कि अब केस की सुनवाई हो चुकी है तो इस कमेटी का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए अब ये कमेटी बंद हो रही है। पूर्णिमा के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया था क्योंकि उसके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस कमेटी को बंद करे। अगले सुबह जब आशा उमेश से मिलने जाती है तो देखती है कि उमेश रस्सी से लटक रहा था। ये नजारा देखकर आशा के एकदम से होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उमेश ने ऐसा कर लिया। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उमेश ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका खून किया गया है। तब हमें समझ आता है कि जो दो आदमी उमेश से मिलने आया था वो बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस के ही आदमी थे और उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उमेश को ही मार डाला था। अब हम देखते हैं कि विक्टल साहब आशा के पास जाते हैं और उमेश के मारे जाने का दुख जताते हैं कि वो उन औरतों का केस अब हाई कोर्ट में रीओपन करवाएंगे और वही उनके केस को लड़ेंगे। अब कोर्ट के सीन को दिखाया जाता है और वह बल्ली चौधरी मर्डर केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। विक्टल साहब पहले राजू नाम के आदमी को पेश होने के लिए कहते हैं जिसने उस 5 औरतों को खून करते हुए देखने का दावा किया था। विक्टल साहब उससे पूछते हैं कि वो क्या करता है तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि उसका छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। विक्टल साहब फिर खुलासा करते हैं कि राजू जी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़े मुजरिम है। इसने कई सारे चोरी डकैती और लड़की पर एसिड फेंकने का जुर्म भी कर रखा है जिसके लिए कई साल जेल में भी बिताए हैं। लेकिन जिस दिन से इसने औरतों के खिलाफ गवाही दी है उस दिन से
ही इसके सारे चार्जेस हटा दिए गए। वो ये भी बताते हैं कि जब औरतें हमला करने के लिए आई तब उन्होंने मिर्ची पाउडर डाल दिया था और वो मुंह भी ढके हुई थी, तो औरतों को देख पाना नामुमकिन था। लेकिन राजू जी ने पता नहीं कैसे देख लिया। इस तरह से ये साफ हो जाता है कि राजू पूरी तरह से झूठ बोल रहा था और पुलिस ने ही उसे झूठा गवाह बनाकर पेश किया था। विक्टर साहब अब एसआई पाटिल को कटघरे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बल्ली कितने दिन कस्टडी में था और उसका खाना पीना कहाँ हो रहा था। एसआई पाटिल बताता है कि वो 10 दिन तक हमारी कस्टडी में था और उसे सिर्फ जेल का ही खाना मिल रहा था। और विक्टर साहब एसीपी देशपांडे को कटघरे में बुलाते हैं और उससे साफ साफ यही बताने को कहते हैं कि एडोप्सी रिपोर्ट में से ब्लड रिपोर्ट क्यों गायब थी। एसीपी देशपांडे को आखिरकार सच बताना ही पड़ता है कि बल्ली के खून में एल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए थे। यह विक्टर साहब ये क्लियर कर देते हैं कि बल्ली की कस्टडी में होते हुए भी उससे दारू पीने मिल रही थी। विक्टर साहब कोर्ट में कहते हैं कि हम ये ढूंढने में लगे हैं कि इन औरतों में से किसने बल्ली को मारा है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार इन्होंने मारा क्यों। सीन फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि एसआई पाटिल बल्ली को कोर्ट में ले जा रहा होता है, जहां बस्ती के सभी औरतें मौजूद होती है। बल्ली वहां औरतों के पास रुकता है और उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है और उन्हें धमकी देता है कि वो कुछ दिनों में बाहर निकल आएगा तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। सभी औरतों को एहसास हो गया था कि पुलिस उनके साथ नहीं है, ये सिस्टम उन्हें न्याय नहीं दिला पाएगा, इसलिए सभी औरतें फैसला लेती है कि वो बल्ली को खुद ही मारेंगी। विक्टर साहब कहते हैं कि अगर सिस्टम औरतों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें सजा देने का भी सिस्टम को कोई अधिकार नहीं है। ओपोनेंट वकील कहता है कि बात चाहे कोई भी हो, लेकिन बात वही आकर अटकती है कि क्या इन 5 महिलाओं ने बल्ली चौधरी को मारा है या नहीं। रुक्मणी के अंदर सारी बातों को सुनकर गुस्सा भर जाता है और वो पूरे कोर्ट में जोर से चिल्लाकर कहती है कि हाँ, उसने बल्ली चौधरी को मारा है। और सच सामने आने के बाद वहाँ पर मौजूद बस्ती के सभी औरतें उठकर कहती है कि मैंने मारा है बल्ली को। उनके अंदर अब कोई भी डर नहीं रह गया था। उस दिन कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से उन सारी औरतों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो मूवी को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।